चलिए तो अब अपन जानते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो वैदिक काल जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद महाजनपद काल की शुरुआत होती है और लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 बीसी तक यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल चलता है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में नगरी क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। वस्तुतः इस समय लोहे के प्रयोग होने के कारण नगरों का उदय हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगरीकरण देखा गया था। उसके बाद भारत में दूसरा बड़े तौर पर नगरीकरण 600 ईसा पूर्व के लगभग देखा गया। मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। सुव्यवस्थित कर प्रणाली आ चुकी थी। क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई थी। शासक वर्ग का जन्म हो चुका था। जनपद महाजनपद में बदल चुके थे और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब इन एक एक महाजनपद के बारे में अपन देखेंगे, उसकी राजधानी क्या है और उससे संबंधित अगर कोई और चीज है तो। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं अंग। तो अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था जो कि बिहार में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। कैसे याद रखेंगे कि जो अंग है, अंग शब्द में भी अम की बिंदी आ रही है और उसकी राजधानी में भी अम की बिंदी आ रही है यानी चंपा। तो अंग की राजधानी है चंपा। कहाँ पर था? बिहार में था, सबसे पूर्वी था। बाद में बिंबिसार जो कि मगध का राजा हुआ करता था उसने अंग को विजित कर लिया था। अगला है काशी। तो काशी कहाँ पर है? काशी हमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास मिलेगा। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। वर्तमान में काशी को ही बनारस और वाराणसी के नाम से जाना जाता है। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। बाद में कौशल के जो राजा थे उन्होंने काशी को जीत लिया था। अगला है कौशल। तो जो कौशल है वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में है और इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती है। तो कौशल उत्तर प्रदेश में है, राजधानी श्रावस्ती है और दक्षिणी राजधानी कुशावती है। कौशल का सबसे प्रमुख राजा हुआ करता था जो कि बुद्ध का समकालीन भी था। उसका नाम है प्रसेनजित। तो प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला था और कौशल की राजधानी श्रावस्ती ही वह जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। अगला है मल्ल। तो मल्ल और वज्जी दो संघ हुआ करते थे। 16 महाजनपदों में 2 जनपद ऐसे थे, महाजनपद ऐसे थे जो कि संघ थे यानी यूनियन थे। तो मल्ल जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। मल्ल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसकी उत्तरी राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी पावा थी। पावा वर्तमान बिहार में और कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो खास बात क्या है कि मल्ल की जो दोनों राजधानियां हैं, दोनों में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जैसे जो मल्ल की उत्तरी राजधानी है कुशीनगर, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वहीं जो मल्ल की दक्षिणी राजधानी है पावा, यहाँ पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके आगे अपन देखते हैं वत्स के बारे में। तो वत्स जो इलाहाबाद ग्वालियर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वत्स फैला हुआ था और वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और वत्स का जो राजा हुआ करता था वो उदयन हुआ करता था बुद्ध के समकालीन। तो वत्स का राजा उदयन था और एक था अवंती। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी मालवा रीजन में था। अवंती की उत्तरी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती का राजा बुद्ध के समकालीन जो था वो चंड प्रदोत था और चंड प्रदोत की जो बेटी थी उनका नाम था वासवदत्ता। जबकि जो वत्स का राजा था उदयन, उसे वासवदत्ता पसंद थी। तो लेकिन इन दोनों के बीच में शत्रुता होने के कारण वासवदत्ता का अपहरण करके कौशाम्बी उदयन ले गया था। बाद में चंड प्रबोध ने इसे मान्यता दे दी और इनके मैत्री संबंध स्थापित हो गए। और ये कथा हमें कहाँ से पता चलती है? भास द्वारा लिखी गई स्वप्न वासवदत्तम किताब से।
तो भास ने लिखी है स्वप्नवास वदत्तम, जिसमें वत्स के राजा उदयन और अवंती के राजा प्रसेनजीत की बेटी वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला है अपना कुरु। तो मेरठ दिल्ली वाले क्षेत्र में जो महाजनपद था उसका नाम कुरु था और इसकी राजधानी वर्तमान दिल्ली, जिसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। तो कुरु, और कुरु की राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। अगला है पांचाल। तो पांचाल रोहेलखंड यानी उत्तराखंड क्षेत्र से लगे हुए यूपी वाले क्षेत्र में था ये पांचाल, और पांचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य थी। अहिछत्र या काम्पिल्य। अगला है शूरसेन। तो सूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में विस्तारित था और इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। अगला है चेदी। तो मध्य प्रदेश में दो ही महाजनपद थे, एक था चेदी और एक है अवंती। तो चेदी की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी सुक्तिमती, यहाँ का राजा शिशुपाल हुआ करता था। अगला है मत्स्य। तो राजस्थान का एकमात्र महाजनपद मत्स्य हुआ करता था, जो कि जयपुर वाले हिस्से में फैला हुआ था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला है अस्मक। तो एकमात्र महाजनपद 16 महाजनपदों में से जो कि दक्षिण भारत में स्थित था उसका नाम था अस्मक और इसकी राजधानी थी पोटली या पोतना, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य के गोदावरी के तट पर स्थित था। अब दो महाजनपद ऐसे थे जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित थे। तो एक था गांधार। गांधार सबसे उत्तरी और सबसे पश्चिमी महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला। वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान के पास में ये स्थित था। वहीं एक है कंबोज, जो कि पाकिस्तान में स्थित था और इसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। हाटक जो कि कश्मीर में थी। तो कंबोज की हाटक और गांधार की तक्षशिला। अगला एक हमारा बचता है वज्जी। तो वज्जी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, उत्तरी बिहार के वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले में विस्तारित था और ये कुल 8 अलग अलग संघों का संघ था, जिसमें से विदेह, वज्जी और लिच्छवी प्रमुख थे और लिच्छवियों की राजधानी वैशाली हुआ करती थी और वज्जी का भी जो राजनीतिक केंद्र हुआ करता था पूरे महाजनपद का वो वैशाली था। इसलिए वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र भी माना जाता है। वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को बौद्ध धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था। अगला अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद अपना बचता है मगध। तो मगध आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जिले में विस्तारित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी, बाद में वैशाली और पाटलिपुत्र भी बनती है। यह महाजनपद अपनी प्राकृतिक दशा, भौगोलिक स्थिति और महत्वाकांक्षी राजाओं के कारण इसने सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त की और अंततः मगध ही सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख साम्राज्य बनकर उभरता है। तो एक बार फिर से हम सारे देख लेते हैं। तो एकमात्र दक्षिण में कौन सा है? अस्मक, जिसकी राजधानी क्या है? पोटली, गोदावरी नदी के किनारे पर। दो पाकिस्तान में है, कौन कौन से? गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, वहीं कंबोज की राजधानी हाटक है। 4 बिहार में है, कौन कौन से? एक तो अंग जो सबसे पूर्वी है, राजधानी चंपा है। एक मगध जिसकी राजधानी राजगढ़ है या गिरिब्रज है। एक वज्जी जो कि संघ है, इसकी राजधानी वैशाली है। वहीं जो मल्ल है, मल्ल यूपी और बिहार दोनों में फैला हुआ है और इसकी राजधानी, उत्तरी राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी पावा है। पावा बिहार में है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। 2 मध्य प्रदेश में है, अवंती और चैदी। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की उज्जैनी और माहिष्मती राजधानी थी। चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी। वहीं जो वत्स है, वत्स कहाँ पर मिलेगा आपको? यूपी में। इसकी राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। देखो, अवंती का राजा कौन था? चंडप्रद्योत। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का। वहीं जो काशी का राजा कौन था? काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। और यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था अपना काशी का राजा था अपना ब्रह्मदत्त। कौशल का राजा प्रसेनजीत था।
चेदी का राजा कौन था? बुद्ध के समकालीन राजा हैं सारे, ठीक है ना। प्रसेनजीत, इसके अलावा शिशुनाग चेदी का उसका था, चेदी का, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें कुरु, तो कुरु दिल्ली मेरठ क्षेत्र में था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी, ये रोहिलखंड क्षेत्र में था। इसके अलावा सूरसेन राजधानी मथुरा थी। इसके अलावा मत्स्य विराटनगर राजधानी थी। अपने को पता है, बाकी बाकी अपने सारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। काशी भी पढ़ चुके हैं, तो अंग, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, सूरसेन, चेदी, मत्स्य, अस्मक, गांधार, कंबोज और वज्जी, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो महाजनपद काल में लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ और जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ। व्यवसायियों ने अपने संगठन बना लिए जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। तो महाजनपद कालीन श्रेणी हुआ करते थे जिनके प्रधान को सार्थवाह या श्रेष्ठिन कहा जाता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल हुआ, सिक्के ढाले गए और इन्हें पंचमार्क कॉइन यानी आहत सिक्के कहा जाता था। सोने के सिक्के नहीं ढाले जाते थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अब अपन देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय। तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे प्रमुख साम्राज्य उभर कर आता है और इसमें मौर्य काल से पहले 3 छोटे छोटे वंशों का शासन हुआ करता था। पहला था हर्यक वंश, उसके बाद नाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो HNN हर्यक, नाग और नंद वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 550 ईसा पूर्व लगभग इसकी स्थापना हुई थी और इसका पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। राजगृह, जिसे गिरि ब्रज के नाम से भी जाना जाता है, को राजधानी बनाया जो कि 3 ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसके जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से विवाह किया जिसके फलस्वरूप इन्हें दहेज में काशी मिला। इन्होंने अंग देश के जो राजा था ब्रह्मदत्त, उस पर विजय प्राप्त की और इन्हीं का राजवेद था जीवक, जिसे इन्होंने चंड प्रदोत को पीलिया हो जाने के कारण उनके चिकित्सा के लिए भेजा था। तो जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु करके शासक बनता है और इसका अन्य नाम कुणिक था। कुणिक अजातशत्रु का। काशी को लेकर अजातशत्रु का कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ था। बाद में प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है, यानी मामा जी की बेटी से विवाह करता है। इसी के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगति होती है और वज्जी संघ को अजातशत्रु ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के टाइम पे ही होती है और इसकी हत्या अपने ही बेटे उदयन ने कर दी थी। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। राजगृह से राजधानी ये पाटलिपुत्र ले जाता है। तो पाटलिपुत्र पहली बार राजधानी उदयन बनाता है और उदयन हर्यक वंश का अंतिम शासक था और तीसरा शासक था। इसके बाद इसका सेनापति शिशुनाग शासक बनता है। शिशुनाग नाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र से। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था कालाशोक। कालाशोक को काक वर्ण, काला होने के कारण काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है और कालाशोक के टाइम पे वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है और कालाशोक ही वैशाली से पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को ले आता है। अगला है नंदवंश। 350 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना होती है और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है और महापदम नंद पहला शासक बनता है और महापदम नंद को पुराणों में एक छत्र या एक राट की उपाधि दी गई है। इसे उग्रसेन, अपरो परशुराम, सर्वक्षतांत्रक आदि की उपाधि दी गई है। कलिंग की इसने विजय प्राप्त की थी और वहाँ से जीन सेन की प्रतिमा उठा के ले आया था। इसकी वर्णन हमें खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से मिलता है जब वो कहता है कि महापदम नंद द्वारा ले जाई गई जीन सेन की मूर्ति को मैं वापस लेकर आ गया हूँ, यानी कि महापदम नंद ने कलिंग को जीता था।
कलिंग विजय के पश्चात महापद्म नंद ने कई नहरों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद इनका जो बेटा घनानंद है वो शासक बनता है, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसके पश्चात मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश अंतिम शासक था। घनानंद के काल में ही सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत पर हुआ था। वररुचि और कात्यायन घनानंद के समकालीन थे, और स्थूलभद्र और सटकाल जैन धर्म के जो पोषक, जैन धर्म को अपनाया था इसने, जैन धर्म को मानता था, और ग्रीन लेखक को अग्रमीज और जैन भद्रीज के नाम से इसे जान जाते हैं। और जो पाणिनि थे ना, वो महापद्म नंद के समकालीन थे।